वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिसंबर 2023 के लिए सीडीपी वाले भाग से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो यहाँ पर जो है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है पूछा है। तो बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, शिक्षक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, यहाँ पर पुनर्बलन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, यह भी गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरह से उसे क्रिटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिससे कि बच्चे उस रीज़न को समझ पाए कि ऐसा होता क्यों है। एक कॉन्सेप्ट ऐसे तो है लेकिन उसके होने का रीज़न क्या है, मतलब उसको क्रिटिकली आलोचनात्मक रूप से जानने में सक्षम हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे हतोत्साहित करना, चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान को केंद्रित करना, ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें बचने के प्रोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि उन्हें सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, यहाँ पर उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, हम उसे समस्या का समाधान डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड नहीं करने देंगे बल्कि उन्हें बुद्धि मंथन, उन्हें सोचने विचारने के समय देंगे, सहज अनुमान लगाने, उनके खुद से अनुमान लगाने, उनके अनुभव को जानने के लिए उन्हें अवसर देना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना में सबसे प्रभावी तरीका होगा वह है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। जी हाँ, सार्थक वातावरण शिक्षक को बनानी चाहिए, ये तो सही है। जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ये भी सही है। सभी बच्चों की भागीदारी संलग्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो कि क्लास में सबसे टॉप पर हैं, उन सबको सिखा दिए और जो पिछड़े हुए हैं उनको छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी की संलग्नता हो। ये बात तो हमारा अभिकथन तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए रीजन को समझ लेते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ पे ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे जीन पियाजे ने बताती हैं। और सीखने में सक्षम होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं, सभी बच्चा सीख सकता है और सभी बच्चे सीखने में वह क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन व रीजन दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया जो है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, मतलब अधिगम के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना है,
है ना। वर्गीकरण करना ये भी अधिगम को बढ़ावा देगा। वैचारिकता, विचार विमर्श करने से भी अधिगम लर्निंग होगी। गैर प्रासंगिकता मतलब अनरिलेटेड, ठीक है, किसी चीज़ को रिलेट करके नहीं, असंबद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को संबंध करके समझाएंगे तो वहाँ पर लर्निंग अच्छी तरह से होगी। लेकिन गैर प्रासंगिक का मतलब है गैर असंबद्ध। तो किसी चीज़ को हम टुकड़ों में कर देंगे, असंबद्ध कर देंगे, तो इससे लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा गैर प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गैर प्रासंगिकता अधिगम में योगदान नहीं देती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ठीक है। क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रश्न है। प्रश्नों का 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है, उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो अब ये बच्चा ऐसे कौन से प्रश्न हम पूछेंगे बच्चे से जिससे वह अपना विचार, अपना दिमाग लगाएगा, अपनी सोचने की क्षमता को वो सोचेगा डिफिकल्टी रूप से, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। तो जो होगा, उसको जो ज्ञान होगा वो तो सीखी हुई बात है। एक वर्ड में है कि ये संबंध है, ये असंबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच का अंतर उसके कहीं ज्ञान से रिलेटेड है, ना कि उसकी मानसिक सोच से। अगर उसको पता होगा तो वो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बता। इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया की परिभाषा यदि उससे बन रहा है तो बताएगा, नहीं बन रहा है तो नहीं बताएगा, अपना सोच नहीं लगा पाएगा उसमें। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम ऐसे प्रश्न बच्चे से पूछेंगे तो उसके मन में, उसकी सोच में मंथन होगा, विचार विमर्श करने की जो है वह चिंतन करने की कोशिश करेगा। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। पूछा है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इसकी यह सोच यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है।